एनबीएफसीज जो हैं, काफी बार इनके बारे में हम स्कैम्स में सुनते हैं, बट रिसेंटली ये एक अच्छी न्यूज के साथ है कि जो नए रेगुलेशंस आए हैं उसमें हमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है एनबीएफसीज पे। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं एनबीएफसीज हैं क्या, एनबीएफसीज का इंपैक्ट क्या है बैंकिंग सिस्टम में, एनबीएफसीज के लिए क्या नई रेगुलेशंस आई हैं और इनका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह एंड आज हम बात करने वाले हैं कैसे एनबीएफसी सेक्टर ने रेजिलियंस मेंटेन किया है और एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाया है इवन आफ्टर जब वो नए रेगुलेशंस के अंतर्गत आए हैं। अब ये कौन सी नए रेगुलेशंस हैं? वी हैव स्केल बेस्ड रेगुलेशंस फ्रेमवर्क जो कि लाया गया है स्पेशली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के लिए, एनबीएफसीज के लिए लाया गया है। और ये जो ट्रांजिशन है, इस फ्रेमवर्क के लिए ट्रांजिशन जो है वो चल रहा है, बट इसके दौरान भी हमने जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसमें देखा है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो ये देते हैं। साथ ही साथ कैपिटल जो इनको मेंटेन करना होता है वो एडिक्वेट कैपिटल भी मेंटेन रहा है एंड लोअर डेलिक्वेंसी रेट, that means higher payment out rate has been seen. So all has been positive in the NBFCs even after this transition to a new regulation framework. But what exactly are NBFCs? What are these transitions? Let us start with them. So first of all, ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पर्टिकुलर we have talked about, there's an article which has talked about peeling the layers, a review of NBFC sector in the recent times. अब इसमें से हमें पता चला कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने काफी सॉलिड रेजिलियंस दिखाया है इन द ड्यूरेशन जब ये ट्रांजिशन कर रहे थे, जो ये नया फ्रेमवर्क आया है स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क में। साथ ही साथ इस आर्टिकल के हिसाब से पीलिंग द लेयर, उसमें ये देखा गया है कि एनबीएफसीज की एसेट क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हुई है, उनका जो फंडिंग बेस है वो डाइवर्सिफाई हुआ है, फर्दरमोर डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ देखी गई है एंड वी हैव एडिक्वेट कैपिटल लेवल्स विद लो डेलिक्वेंसी रेशियो। सो दिस इज व्हाई दिस हैज बीन अ न्यूज। इस बार कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई चिट फंड का इश्यू नहीं हुआ है एनबीएफसीज में। इट इज अ पॉजिटिव थिंग कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत भी आ रहे हैं, इन पे बेटर रेगुलेशन हो पाएगा, बट एट द सेम टाइम रेगुलेशंस के आने के चलते ये नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं। इट इज ऑल ऑन द पॉजिटिव साइड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एनबीएफसीज। बेसिकली एनबीएफसीज आर फाइनेंशियल institutions. Okay, they are financial institutions, but they are non-banking. What do we mean by that? They are not under the banking system. They are not, right? So non-banking financial companies, they are financial institutions. They are regulated by RBI in India and they are registered as companies. They are registered as companies in the Companies Act 2013. Now, these are the financial institutions जो कि engaged हैं activities में, जैसे कि advances and loans, asset financing, investment, etc. Now, one important thing that you have to remember here that they are not part of banking system. They are not a bank, right? So one point that you should remember here, they generally do not take demand deposits. They do not. Right? Now let us talk about how they are regulated. RBI Act of 1934 जो है वो RBI को ही अथॉरिटी देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसको ही अथॉरिटी देता है कि वो रजिस्टर करेगा, एस्टैब्लिश करेगा गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा और साथ ही साथ
मॉनिटर करेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, सो दैट दे सैटिस्फाई द 50-50 प्राइमरी बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है इन द रेशियो 50-50 वो सैटिस्फाई हो। एंड एनबीएफसीज का पॉजिटिव पॉइंट ये है बिकॉज a major portion of our rural population remains underserved by the formal banking sector. NBFCs and other informal sources are found in such areas. So let us look into the functions. Let us look into the function they provide. There is loan provision, we have already discussed. Leasing services, microfinance, advisory services, asset financing, investment services. इस वजह से क्योंकि ये जो एनबीएफसीज है वैरायटी ऑफ फंक्शन सर्व करती हैं, वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ एनबीएफसीज। सो कुछ एनबीएफसीज जो हैं वो एडवाइजरी फंक्शन करती है, तो एडवाइजरी एनबीएफसीज होती हैं। कुछ एनबीएफसीज अगर लोन्स एंड एडवांसेस में वर्क करती हैं, सो दे आर क्रेडिट रिलेटेड एनबीएफसीज एंड सो ऑन। Now we have a very clear basic idea of what an NBFC is, रेगुलेशन क्या है, क्या काम करते हैं, और हमने ये भी बात की कि एनबीएफसी के फंक्शंस क्या है। सो लेट अस लुक इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज दैट आर फाउंड। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि अगर क्रेडिट रिलेटेड है, सो वी हैव माइक्रो फाइनेंस कंपनी दैट इज एन एनबीएफसी, वी हैव हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वी हैव इन्वेस्टमेंट कंपनीज, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, all these are types of NBFC. Then we have asset finance company. This is an advisory NBFC. We have investment company, that is again an advisory NBFC. Loan company, infrastructure finance, these are all related to credit. So we have a wide variety of NBFCs that exist in India. This is not new. Has been for a while. But the new thing is the tightened regulation that has been seen in recent times by RBI, and this new framework that we are talking about, that is SBR framework. Now let us discuss in detail कि SBR framework exactly है क्या। तो ये SBR framework scale based regulation है, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसमें गाइडलाइंस जो दी गई हैं एनबीएफसीज को सुपरवाइज करने के लिए वो कैटेगरीज में दी गई है, ठीक है, कैटेगरीज में दी गई, और वो जो कैटेगरीज हैं वो बनाई गई हैं बेस्ड ऑन क्या एनबीएफसी का साइज है, क्या एक्टिविटी वो करती है, और कितना परसीव्ड रिस्क है उस एनबीएफसी को कितना परसीव्ड रिस्क है। जिस एनबीएफसी के पास कैपिटल जो है लिमिटेड होगा और डेलिंक्वेंसी रेशियो जो है वो ज्यादा होगा, वहां पे रिस्क जो है ज्यादा होगा। सो अकॉर्डिंगली यहां पर एक तरह से स्लॉट्स बना दिए गए हैं, राइट। स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क में स्लॉट्स बना दिए गए हैं बेस्ड ऑन साइज, एक्टिविटी एंड द परसीव्ड रिस्क दैट इज पॉसिबल, परसीव्ड रिस्क जो पॉसिबल है। अब इसको जो कैटेगराइज किया गया, लेट अस लुक इनटू दैट। सो वी हैव 4 कैटेगरीज है। This is important for us to understand what is this categorization. So we have the first top layer, which is empty as of now. Now this is where there is most risk, highest risk. That why supervisory discretion होगा। यहाँ पर RBI जो है regulation tightened रखेगी। This is one top layer we have. After that we have an upper layer NBFCs. Now in upper layer NBFCs, the regulations will be very similar to like banks. जैसी regulation banks पे होती हैं वैसी regulations रखी जाएंगी, and 25 to 30 upper layer NBFCs will be brought in through filtering process. जो NBFCs exist कर रही है उनको filter किया जाएगा and upper layer में लाया जाएगा। Then we have middle layer NBFCs. If we talk about, these are those NBFCs which are systematically important, non-deposit. If you can see, it is written ND and D, NBFC ND, NBFC D. When we are saying NBFC ND, it basically means non-banking financial company, non-deposit. It does not take deposit. And when we see NBFC D, it is deposit taking.
right? So that is the difference. And whenever it is written SI, it is systematically important. ये बैंक में भी हम पढ़ते हैं, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIB. Which of the banks in India are DSIB? D is for domestic, SIB, systematically important banks. You can put it in the comment section. Which are the banks which are systematically important banks of India domestically? So we have understood कि non banking financial companies में ND का क्या मतलब है, NDSI, and D का क्या मतलब है. Now these are the middle layer जहां पर हम उनको डालेंगे जो NBFC, NDSI सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के बराबर है, या फिर NBFC D है, डिपॉजिट टेकिंग है. डिपॉजिट टेकिंग है, दैट मीन्स देयर रिस्कीनेस is dwindling. It has to be managed. And then we have base layer NBFCs, जहां पर ये इक्विवेलेंट रखे जाते हैं to NBFC non deposit, but here the asset threshold is 1000 crore. So यहां पर जो asset लिमिट है वो लेस देन 1000 CR होनी चाहिए. However यहां पर more than 1000 CR होती है. So the basic distinction between this layer and this layer is of 1000 CR. Threshold से नीचे है तो यहां पर हमारी बेस लेयर में आ जाएगा, और थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो मिडिल लेयर में आ जाएगा. Now this is the scale based regulation framework जो लाया गया है NBFCs को रेगुलेट करने के लिए. Amidst this जब NBFCs इससे ट्रांजिशन कर रही हैं, they have shown a positive impact. They have shown credit growth. They have shown better capital and lower delinquency ratio also. So इस scale based जो रेगुलेशन आया है उसका आउटकम क्या रहा है? So overall जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रहे हैं, NPAs जिनको हम कहते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो रहे हैं, वो डिक्रीज हुए हैं सिग्निफिकेंटली. दे हैव डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, राइट? एंड दे आर फॉलिंग फ्रॉम अ रेंज ऑफ 4.4% जिसमें गवर्नमेंट NBFCs है, और 10.6% जिसमें हम नॉन गवर्नमेंट NBFCs की बात कर रहे हैं. एंड द नंबर हैज चेंज टू 2.4 and 6.3 for government and non-government respectively. So you can see 4.4 से 2.4% की बात हो रही है, and 10.6 से 6.3 की बात हो रही है, कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसमें इतनी कमी आई है फ्रॉम December 2001 to December 2023. एंड दिस शोज कि जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है, और जो रिस्क मैनेजमेंट है NBFC सेक्टर का वो भी बेहतर हुआ है, वो भी विद टाइम बेटर हुआ है. तो SBR फ्रेमवर्क का जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो हम पॉजिटिव मान सकते हैं, वो हम पॉजिटिव परसीव कर सकते हैं, given on the facts and data we have. However, we have seen a lot of issues with non-banking financial companies, and these issues still exist. What are these issues? Because whenever we are talking about the exams, it is important that we have a wholesome idea. हमें पूरी तरह से multi-dimensional तरीके से पता हो एक particular topic के बारे में. So let us look into the issues that NBFCs currently face as well. सबसे पहले है funding constraint. The first one we have is funding constraint. Basically, excessive reliance on wholesale funding that makes them very much vulnerable to liquidity crisis. The liquidity crisis arises because they are very much dependent on wholesale funding and funding from one particular front. Furthermore, we have regulatory challenges. NBFCs, even though they are registered as companies, they are regulated by RBI, and proper regulation up and until now has been missing. अभी तक proper regulation जो है missing रहा है. अभी स्क्रूटनी ग्रेजुअली बढ़ी है, साथ ही साथ कंप्लायंस बढ़ाया गया, जिसकी वजह से हम एक बेटर इंपैक्ट इस सेक्टर पे देख सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई. रेगुलेटरी कंप्लायंस
एक इंपॉर्टेंट इशू और चैलेंज है जो अभी भी इस सेक्टर से रिलेटेड है। द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क मैनेजमेंट से इश्यूज आते हैं, जो डिफॉल्ट रिस्क को मैनेज इश्यूज आते हैं, स्पेशली जब इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट सीन इन एनबीएफसी सेक्टर। एंड द प्रेजेंट बिगर इशू, जिस पे क्वेश्चन भी आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको आंसर लिखना है तो इस पे एक मेंस का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जो कंपटीशन आ रहा है फिनटेक से, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी कंबाइंड टुगेदर, where they are ready to serve the underserved section of the society from the banking sector. So they have a huge competition from fintech, जहां पर वो financial solutions offer कर रहे हैं to all people and everywhere. So it is giving a huge competition to the NBFC sector. Now on this note, we have completed this particular topic. I have given a prelims practice question here. Let us see the question. Which of the following statements regarding NBFCs in India is correct? So first of all, हमसे यहाँ पे correct पूछा गया है. Let us look at the statement. NBFCs can accept demand deposits from public. The Reserve Bank of India regulates NBFC under the Reserve Bank of India 1934. And NBFCs are not permitted to engage in financial activities such as lending and investment securities. There are four options here as your regular prelims paper. Look at the statements. Remember, they are asking correct, and please put down your answers in the comment section. We'll let you know what is the correct answer. That's all for today's session. Thank you so much.